नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा, प्रवक्ता बीएड विभाग डीबीएस पीजी कॉलेज गोविंद नगर कानपुर। आज हम गणित शिक्षण के अंतर्गत भारतीय गणित का इतिहास के अंतर्गत हम आपको भारतीय गणित का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, इस विषय पर आपको आज बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि भारतीय गणित का इतिहास जो है हमारा बहुत ही प्राचीन रहा है। हमने लगभग गणित के सभी विषयों में विश्व में सर्वाधिक योगदान दिया है। इसमें प्रमुख रूप से कहा यह जाता है कि भारतीय गणित का इतिहास जो है हमारा 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो ये 5 भाग कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है मध्यकाल, चौथा है उत्तर मध्यकाल और पांचवा है वर्तमान काल। सर्वप्रथम बात करते हैं आदिकाल। आदिकाल को हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो हमारा वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व तक के काल को हम वैदिक काल कहते हैं। उसके बाद हमारा आ गया उत्तर वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा आता है पूर्व मध्यकाल, जो कि 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक के जो हमारा समय है ये हमारा पूर्व मध्यकाल में आता है। इसके बाद आता है मध्यकाल, जिसे हम भारतीय गणित का स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। इसकी बृहद चर्चा हम आपको आगे करेंगे। ये हमारा जो समय आता है वो 400 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो हमारा समय है ये हमारा मध्यकाल या भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल हमारा जो समय है वो 1200 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक का जो समय है वो हमारा कहा जाए उत्तर मध्यकाल कहलाता है। इसके बाद आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल 1800 ईस्वी से लेकर आज तक का जो समय है उसको हम लोग वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। तो हम जिस विषय को आज मुख्य रूप से जानेंगे वो है भारतीय गणित का स्वर्ण युग, जिसे हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं, जो कि 400 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय है। इसे भारतीय गणित का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि इस समय भारतीय गणित अपने कहा जाए शिखर पर थी। इस समय भारतीय गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिए गए। इसमें अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित सभी क्षेत्रों में, ज्योतिष गणित सभी क्षेत्रों में भारतीय गणितज्ञ जो हैं उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें कहा जाए कि तमाम महान गणितज्ञ हुए, जिसमें प्रमुख रूप से आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट द्वितीय, भास्कराचार्य आदि महान गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर्वप्रथम हम आर्यभट्ट प्रथम से शुरुआत करेंगे कि आर्यभट्ट प्रथम ने भारतीय गणित में क्या योगदान दिया। तो आर्यभट्ट प्रथम जो है हमारे वो 5वीं शताब्दी में हुए थे। आर्यभट्ट ने प्रथम ने शून्य की खोज की। इसके अलावा दशमलव संख्या पद्धति का भी विकास किया। दशमलव संख्या पद्धति किसे कहते हैं? जिसमें 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। इसके अलावा शून्य भी समाहित होता है। इस प्रकार 10 अंक हो गए, जिसके कारण हम इसे दशमलव संख्या पद्धति भी कहते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट ने गणित विषय को अन्य विषयों से अलग कर एक स्वतंत्र रूप भी प्रदान किया। इसके अलावा आर्यभट्ट ने ये भी बताया कि अगर पृथ्वी को गोलाकार भाग मान लिया जाए तो उसके व्यास की गणना भी इन्हीं की पुस्तकों में मिलती है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हम कहे जाएं आर्यभट्टी, तंत्र और दशगीतिका हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यभट्ट का गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद हमारा मुख्य रूप से नाम आता है ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया? ब्रह्मगुप्त ने ये बताया कि शून्य की अवधारणा को और विकास कर आगे जो हम कहें प्रश्नों को हल करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा इन्होंने घनमूल और वर्गमूल को ज्ञात करने की विधियों का भी वर्णन किया। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत इनकी प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान हुआ। इसके बाद आते हैं हम लोग महावीराचार्य का। गणित सार संग्रह नामक इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हुई है। ठीक है, इन्होंने वृत्त के अंतर्गत चतुर्भुज,
इसके अलावा अन्य हम कहा जाए रेखा गणित में ज्यामितीय आकृतियों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीराचार्य ने भी गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महावीराचार्य के बाद हम बात करते हैं, जो प्रमुख रूप से नाम आता है वो नाम आता है श्रीधराचार्य का। तो श्रीधराचार्य ने, आज भी हम लोग जानते हैं श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण को हल करने का श्रीधराचार्य का सूत्र आज भी काफ़ी प्रचलित रहा है, जिसको हम द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो हम लोग आज की भाषा में बोलते हैं x = -b + (-b² - 4ac/2a), ये कहा जाए श्रीधराचार्य ने ही दिया था। इस प्रकार श्रीधराचार्य ने अन्य भी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। अंक गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी प्रमुख पुस्तकों में बीज गणित, पाटी गणित, त्रिशतिका, इस प्रकार कई ऐसे ग्रंथ हुए जिसमें इन्होंने गणित के तमाम क्षेत्रों को उसमें समाहित किया है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं, श्रीधराचार्य के बाद बात करते हैं आर्यभट्ट द्वितीय की। जब आर्यभट्ट द्वितीय की बात करते हैं तो आर्यभट्ट द्वितीय ने महासिद्धांत नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें तमाम प्रकार के गणित के क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। इसमें एक बात और देखने को मिलती है, गोले से संबंधित और अन्य कहा जाए त्रिविमीय आकृतियों से संबंधित जो हमारी विसंगतियां थीं उनको दूर किया और उनके क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए इन्होंने सूत्रों का भी उसमें जिक्र किया है। इसके अलावा पाई का मान जो 22/7 होता है, जो सर्वमान्य है, इनकी पुस्तकों में हमें मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यभट्ट द्वितीय ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो श्रीधराचार्य जी का है। श्रीधराचार्य का नाम ही भास्कराचार्य जी का है, और भास्कराचार्य का नाम ही इसलिए भास्कराचार्य पड़ा था क्योंकि ये सूर्य के समान तेजवान थे, और इनके पिता ने देखा कि जब इनका काफ़ी प्रखर बुद्धि बालक है तो इन्होंने सूर्य के समान तेजवान जो भास्कर होता है, तो इनको अपना नाम भास्कराचार्य रखा। इनका सिद्धांत शिरोमणि और आर्यभट्टीय भाष्य इनकी प्रमुख पुस्तकें मानी जाती हैं, इन्होंने इसमें कहा जाए ये कि क्षेत्रमिति के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। गोले के क्षेत्रफल और गोले का आयतन ज्ञात करने की विधि सर्वप्रथम इनकी ही पुस्तकों में प्राप्त होती हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि भास्कराचार्य ने और क्या किया। भास्कराचार्य से पूर्व जितनी भी गणित लिखी गई थी वो मुख्यतः श्लोकों और सूक्तियों के रूप में लिखी गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि संस्कृत से सरल भाषा में, गणितीय भाषा में श्लोकों और सूक्तियों का अनुवाद कर पहले तो गणित को गणितीय भाषा में सरल भाषा में अनुवाद किया, जिसको हम आज भी पढ़ रहे हैं। सरल भाषा में अनुवाद कर इन्होंने उसको कहा जाए कि गणितीय रूप दिया, और गणितीय रूप देने के बाद जो उसमें कमियां थीं या जो गलत चीज़ें थीं या गलत नियम थे उनको अलग कर सही नियमों को उसका सरलीकरण कर विषय रूप में प्रस्तुत कर हमारे सामने रखा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि भास्कराचार्य का गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा कि जो आज हम गणित पढ़ रहे हैं सरल भाषा रूप में, उसमें भास्कराचार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा कई प्रकार की त्रिविमीय ज्यामितियों की रचना करने, गणना करने, उनके बारे में जानकारी करने, और ज्योतिष गणित में हम कहा जाए खगोलीय गणित में इसी स्वर्ण काल में तमाम गणितज्ञों ने अपने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय गणित का स्वर्ण युग रहा है उसमें चाहे अंक गणित के क्षेत्र हो, चाहे बीज गणित का क्षेत्र हो, चाहे रेखा गणित का क्षेत्र हो, अथवा ज्योतिष का क्षेत्र हो, चाहे हम देखें खगोलीय विज्ञान कहें या गणित कहें, उनके क्षेत्र में हमारे गणितज्ञों ने माना ये जाएगा, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय गणित का स्वर्ण युग सन 400 से लेकर 1200 तक रहा है, उसमें भारतीयों का जो हमारे भारतीय गणितज्ञ महान हुए हैं आर्यभट्ट से लेकर और भास्कराचार्य तक ने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए भारतीय गणित का स्वर्ण काल
जो माना जाएगा वो सन 400 से 1200 ईस्वी को माना जाएगा, और इसीलिए इसको स्वर्णकाल कहा गया है, क्योंकि इसमें गणित का जो उत्थान पूरे विश्व में हुआ है वो अन्य किसी कालखंड में नहीं हुआ है। तो इस प्रकार आज हमने इस विषय पर बृहद रूप से चर्चा करी है। आशा करते हैं आप लोग आगे और अन्य पुस्तकों की सहायता से इसको और समझेंगे एवं पढ़ेंगे। धन्यवाद।